नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इटर्नल क्लासेस बी इन्फिनाइट पर। मेरा नाम है अंकित पांडे और इंडियन पॉलिटी लक्ष्मीकांत की इस सीरीज में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1813। इससे पहले के जो वीडियोस हैं वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, चैनल पे आप जाकर खोज लेंगे या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखेंगे तो उसका भी प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा स्पेक्ट्रम का, एनसीईआरटी का, बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं उनका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियोस अच्छे लगे तो वीडियोस को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और जुड़िए हमारे साथ और तैयारी करिए अपनी आसान, ठीक है? और बाकी बच्चों के साथ भी शेयर करिए ताकि उनको भी इसका फ़ायदा मिल सके। चलिए, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है चार्टर एक्ट ऑफ 1813 और इससे पहले के जो टॉपिक पढ़े हैं अगर आप वो पढ़ चुके हैं तो ये आपको और अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहले अगर इसकी बात करेंगे तो हमको पढ़ना है इसका बैकग्राउंड, ठीक है? बैकग्राउंड पढ़ने के लिए ज़रूरी है कि हम ये देखें कि इसमें इस वक़्त जो है 1813 तक आते-आते हमारा जो इंडिया है उसमें हो क्या रहा था, ठीक है? उस वक़्त तक क्या चीज़ें ऐसी हो रही थी, जो पॉलिटिकल था, जो इकोनॉमिक जो सोशल कंडीशंस थे, है ना? ब्रिटेन के और इंडिया के 19th जो सेंचुरी है उसमें, वो चीज़ें हमको बहुत देखनी ज़रूरी है जिससे हमको समझ में आएगा कि इस एक्ट की, चार्टर एक्ट ऑफ 1813 की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी। ठीक है? एक जो मेन काम था, वो ये था कि हर 20 साल में कंपनी जो है उन्होंने अब क्या कर दिया था कि जो पीरियोडिक मेथड से, है ना? समय-समय पर जो पार्लियामेंट है ब्रिटेन की, वो क्या करती थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो इंडिया में आई थी व्यापार करने, उसका टाइम बढ़ाती थी, ठीक है? तो अब जो पिछला वाला जो एक्ट आया था वो था 1793, है ना? अब जो एक्ट है वो है 1813, तो यहाँ से अगर आप जोड़ेंगे तो 20 साल पूरे हो चुके हैं। तो एक कारण तो ये भी था कि और 20 साल बढ़ाने के लिए इस एक्ट को लाना ज़रूरी था। पर बहुत सारी चीज़ें और भी जोड़ी जाती हैं एक्ट में, तो और क्या था वो ये पढ़ेंगे, पर 20 साल इसको भी एक समझ लीजिए कि ये मेन रीज़न था, जिसकी वजह से ये एक्ट आया था। अब हमको पढ़ना है कि उस वक़्त की ऐसी क्या कंडीशन थी जिसकी वजह से ये एक्ट आया था। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला तो जो मैंने बताया कि कंपनी का चार्टर जो है वो खत्म हो चुका था। 1793 का चार्टर एक्ट आया था, उसके बाद जो है वो 20 साल में यानी कि 1813 में 1813 में एक्सपायर होने वाला था। ठीक है? अब क्या होता था कि अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश प्रैक्टिस द कंपनीज प्रिविलेजेस हैज टू बी रिव्यूड पीरियोडिकली बाय पार्लियामेंट, है ना? सब कुछ जो है वो जांच पड़ताल की जाती थी, है ना? हर 20 साल में। दिस क्रिएटेड एन अपॉर्चुनिटी टू रीअसेस द कंपनीज रोल इन इंडिया एंड इट्स मोनोपोली ओवर ट्रेड। इसकी सहायता से जो पार्लियामेंट था वो लगातार इसके ऊपर नजर रखे हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर। उनके जो चीजें थी उनको संभालने में, उनको उनके बारे में जानने में कि इंडिया में उनका हालत कैसा है, वो क्या कैसे संभाल रहे हैं इंडिया को, और जो ट्रेड के ऊपर मोनोपोली है वो ट्रेड के ऊपर भी ध्यान जो है वो पार्लियामेंट अपना रखती थी इसी मेथड से। ठीक है? कि हर 20 साल में हम कंपनी के चार्टर को बढ़ाएँगे और उसे 20 साल में हम कंपनी जो भी कंपनी है उसका जो काम है उसकी भी जाँच पड़ताल करेंगे कि सही से मतलब सही से काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसके अलावा जो दूसरा कारण था वो था डिमांड ऑफ फ्री ट्रेड इन ब्रिटेन। 19th सेंचुरी आते-आते जो भी ब्रिटिश इंडस्ट्रियलिस्ट और जो भी मर्चेंट्स थे, उन्होंने बहुत ही जोरदार अपोज़िशन करना शुरू कर दिया, है ना? बहुत ही जोरदार तरीके से विरोध करना शुरू कर दिया कि कंपनी जो ईस्ट इंडिया कंपनी है केवल उसकी ही मोनोपोली इंडिया में क्यों होगी? अगर आपको पता है तो आपको ये जान लेना बहुत ज़रूरी है कि अभी तक यानी कि 1813 तक इंडिया पे जो इंडिया के साथ जो व्यापार है वो केवल और केवल ब्रिटिश की ईस्ट इंडिया कंपनी ही कर सकती है। बाकी ब्रिटेन की कोई भी कंपनी इंडिया के साथ व्यापार नहीं कर सकती है। ठीक है? तो इसी मोनोपोली बोलते हैं इसको। तो इसी मोनोपोली के लिए जो बाकी ब्रिटिश जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या जो भी मर्चेंट हैं, उन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया। ठीक है? अब हुआ क्यों? ये विरोध क्यों होना शुरू हुआ? क्योंकि आप देखेंगे कि ये 19th सेंचुरी का जो समय है, ये समय है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का। और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जब ब्रिटेन में हो रहा है तो उसकी वजह से प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है ना, चीजें बन रही है, नई नई चीजें बन रही हैं। अब जब नई नई चीजें बन रही हैं तो अब जो भी ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स हैं जिन्होंने ये चीजें बनाई हैं, जो चीजें बना रहे हैं, जिनकी फैक्ट्रीज हैं, जो काम करते हैं, जो व्यापार करते हैं,
उनको नए मार्केट की जरूरत है जहां वो ये जो सामान है वो बेच सकें, और इसी सामान को बेचने के लिए उन्हें अलग-अलग मार्केट की जरूरत है, ठीक है? और इसीलिए इन्होंने फ्री एक्सेस मांगा इंडियन मार्केट के लिए। केवल और केवल जो कंपनी का कंट्रोल था उसको हटाने को कहा, और कहा कि ये मोनोपोली खत्म की जाए, और जो बाकी ब्रिटिशर्स जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको भी बराबर का मौका मिला जाए। और इसी प्रेशर की वजह से अगर आप कह सकते हैं कि ये एक और ऐसा कारण था जिसकी वजह से ये एक्ट हमको लाना पड़ा 1813 वाला। आया समझ में? चलिए अगला देखते हैं, राइज ऑफ ब्रिटिश इंपीरियल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसमें क्या हुआ देखो, 1813 तक आते-आते ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो अब केवल और केवल एक ट्रेडिंग बॉडी नहीं है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये केवल और केवल वो कंपनी नहीं है जो केवल और केवल व्यापार करने आई थी। अब ये वो ताकत बन चुकी है जो एक टेरिटोरियल और पॉलिटिकल पावर है इंडिया में। भारत की राजनीति में, भारत के सैनिक अभियानों में, भारत की सैनिक ताकत में, भारत के राजाओं के साथ इनके बहुत अच्छे खासे संबंध हैं या फिर बहुत बुरे हालात हैं। तो ये हर चीज में अपनी टांग घुसा रहे हैं, और जिसकी वजह से अब ये केवल और केवल व्यापारी नहीं है, ठीक है? इनका अब रोल एक तरीके से अगर आप देखेंगे तो अभी तक बहुत सारे हिस्से पर इनका कब्जा हो चुका है ना? इंडिया को इन्होंने गुलाम बना दिया है, अपनी कॉलोनी बना रखी है, और अगर आप यहाँ से कोई चीजें लूट के ले जा रहे हैं, तो आप इसे दबाव कह लें, ठीक है? या आप इसे ऐसा कह लें कि आपने जानबूझ के आपको ये अंदर से फीलिंग आई कि भैया देखो, जहाँ पे हम रूल कर रहे हैं इंडिया में, वहाँ पे कुछ मोरल और कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होती हैं, है ना? ऐसा नहीं है कि हम केवल यहाँ से लूट के चीजें ले जाएँ और कुछ करें ना। अब इसे आप ये कहिए कि यहाँ पे लिखा हुआ है ब्रिटिश गवर्नमेंट फेल्ट, अब इसको फ़ील कहिए, ऐसा फ़ील हुआ उन्हें, या फिर ये कहिए कि आप चीज़ें ऐसी हो रही थी कि उनके दबाव में, क्योंकि भारत से भी बहुत पढ़े-लिखे लोग निकल रहे थे, है ना? भारतीय जो जनता है उसमें भी आवाज़ उठ रही थी कि हमारे यहाँ से अगर आप इतना लेके जा रहे हैं, तो हमें क्या बदले में मिल रहा है, ठीक है? अब ये क्रिटिसिज्म जो हो रहा था लगातार कंपनी का, कि उन्होंने इंडिया के लोगों को एक्सप्लॉइट तो किया, इंडिया को एक्सप्लॉइट तो किया, लेकिन वहाँ के लोगों का जो कंडीशन है उसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं दिखा। और इसी आप कह सकते हैं इसकी दबाव में हमने एक ये भी चेंज देखा कि अब जो है इंडिया में कुछ चीज़ें ये लोग सोचेंगे कि चलो अन्नदाता की तरह इंडिया के लोगों को कुछ दे देते हैं, ठीक है? अभी थोड़ी-थोड़ी दबाव में ही सही पर इंडिया के बारे में थोड़ा-सा सोचना शुरू करेंगे, ठीक है? कि इंडिया के लोगों को भी कुछ हमारी ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि हमने अगर उनको गुलाम बना लिया है, अगर हमने उनके ऊपर कब्ज़ा कर लिया है, तो हम केवल और केवल वहाँ से लूटते रहेंगे और यहाँ से जाते रहेंगे। अब इसको एक 2 नज़रिए हैं इसके, अगर आप ध्यान से देखेंगे, तो आप ये भी कह सकते हैं कि ये सब बकवास है, भला-वला तो किया नहीं कुछ, जो कि सही भी है कुछ हद तक, ठीक है? कितना ही पैसा दे दोगे तुम, अगर मेरे यहाँ से हमारे यहाँ से आप एक कहें कि हमारे यहाँ से कोई 100 500 करोड़, 600 करोड़ उठा के ले जा रहा है और उसमें से 1 लाख रुपए मुझे दे रहा है, तो मेरे लोगों की भलाई के लिए क्या ही हो रहा है, ठीक है? इतनी बड़ी जनता है भारत की, पर नहीं से कुछ बेहतर, ठीक है? कुछ तो चलो सोचना शुरू किया, अब चाहे किसी के दबाव में, और यहीं से शुरुआत होती है, ठीक है? अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारे दबाव में थोड़ा बहुत भी आ रही है, तो यहीं से शुरुआत होगी आगे की नेशनल मूवमेंट की, ओके? चलिए, अगला जो कारण है वो है क्रिश्चियन मिशनरीज का और रिफॉर्मर्स का। क्रिश्चियन मिशनरीज जो है, मिशनरीज और क्रिश्चियन मिशनरीज का मतलब ऐसा समझ लीजिए कि वो लोग जो क्रिश्चियनिटी के प्रचार के लिए आगे निकलते हैं, और जो भी क्रिश्चियन मिशनरीज और सोशल रिफॉर्मर्स थे ब्रिटेन में, उन्होंने कंपनी को क्रिटिसाइज किया कि भैया ना तो आप इंडिया में एजुकेशन जो वेस्टर्न एजुकेशन है उसका बढ़ावा कर रहे हैं, ना ही मिशनरी एक्टिविटीज यानी कि क्रिश्चियनिटी का भी बढ़ावा नहीं हो रहा है इंडिया में, और जो मोरल और सोशल अपलिफ्टमेंट है इंडिया का वो भी नहीं कर रहे हैं। कुछ सोशल रिफॉर्मर यहाँ पे क्रिटिसाइज करने आते हैं। उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट से डिमांड किया कि वेस्टर्न एजुकेशन और क्रिश्चियन जो वैल्यूज हैं उसको इंडिया में बढ़ावा दिया जाए, और इसके प्रेशर की वजह से भी कुछ हम देखेंगे कि एजुकेशनल प्रोविजंस इस एक्ट में लाए जाते हैं। इतना समझ में आया?
अगला जो कारण है वो है फाइनेंशियल इंपॉर्टेंस ऑफ इंडिया टू ब्रिटेन। देखो, इंडिया ब्रिटेन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉलोनी था, ठीक है, रिवेन्यू का, रॉ मटेरियल का, है ना। और जो भी ब्रिटिश ऑफिसर्स इंडिया में काम करते थे उनके लिए एम्प्लॉयमेंट का एक तगड़ा सोर्स था इंडिया, ठीक। इसीलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ये इंश्योर करना चाहती थी कि इससे पहले हम मार्केट को, जो इंडियन मार्केट है, उसको ओपन करें सभी ब्रिटिश ट्रेडर्स के लिए, हमें स्टेबल गवर्नेंस चाहिए और इसके लिए एक अच्छा एक्ट लाना बहुत जरूरी है, ताकि हड़बड़ी में बाद में चीजें कुछ खराब ना हो जाए, ठीक। तो इसके लिए उन्होंने ये एक्ट भी लाया, ताकि जिसमें कुछ ऐसे प्रोविजंस किए जाएं जिससे बाद में कोई दिक्कत ना हो। इसके अलावा जो है वो है पॉलिटिकल कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश क्राउन। देखो, ऑल्दो कंपनी जो है वो इंडिया को रूल कर रही है, लेकिन ब्रिटिश क्राउन और पार्लियामेंट हमेशा से ये चाह रहे थे कि हमारा जो कंट्रोल है वो कंपनी के जो भी इंडियन अफेयर्स हैं उनके ऊपर हमारा कंट्रोल लगातार बढ़ता रहे, मतलब कब्जे में कंपनी के हाथ से थोड़ा थोड़ा चीजें अब ये लोग निकालना शुरू करते हैं। चार्टर एक्ट ऑफ 1813 जो है वो उसी प्रोसेस का हिस्सा है, जिसमें ब्रिटिश स्टेट जो है वो कंपनी को अब धीरे धीरे हटा के अपना जो राज्य है वो लगाना चाहती है, क्योंकि देखो कंपनी जो भी काम कर रही है वो ब्रिटिश क्राउन के नाम पे कर रही है, वो सही जो वो सही करेगी तो भी नाम लगेगा कि राजा ने किया, है ना। वो गलत करेगी तो भी नाम लगेगा कि राजा ने किया। जैसे हमारे यहाँ जो है लीडर्स चुने जाते हैं, है ना, मोदी जी चुने जाते हैं, अगर अगर भारत में कुछ गड़बड़ होता है तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा, क्योंकि लीडर हमारा ये है, तो हम सीधा सवाल पूछते हैं कि प्राइम मिनिस्टर को बुलाओ, है ना, जनता के लिए, जनता के सवालों का जवाब देने के लिए प्राइम मिनिस्टर जिम्मेदार होता है, तो जवाब प्राइम मिनिस्टर से चाहिए। इसी तरीके से अगर ईस्ट इंडिया कंपनी कोई काम करती है तो उसके लिए जिम्मेदार जो है वो माना जाता था क्राउन को। तो क्राउन चाहता था कि अगर काम ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही है और नाम मेरा लग रहा है, तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि पूरा काम भी हम करें, है ना। कंपनी केवल और केवल ट्रेडिंग बॉडी बन के रहे, जो टेरिटोरियल पावर, जो हम जिसकी हमने बात की कि टेरिटोरियल और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर बन चुकी है, वो अब हम चाहते थे कि वो केवल और केवल ट्रेडिंग बॉडी रहे। जो भी ब्रिटिश जो पार्लियामेंट था और क्राउन था, वो चाहता था कि केवल और केवल ट्रेडिंग बॉडी रहे, हमारे बिहाफ पे काम करे, हमारे ऑर्डर को माने, कुछ भी अपने मन से मनमानी ना करे। अगर आपको बैकग्राउंड समझ में आ गया कि चीजें क्या क्या हो रही थी, तो अब हम चलते हैं प्रोविजंस पे, चार्टर एक्ट ऑफ 1813 के प्रोविजन पे। तो सबसे पहला, वहां से बैकग्राउंड पढ़ा तो यहाँ पे प्रोविजन देखिए। सबसे पहला होता है कि कंपनी के चार्टर को 20 साल के लिए और बढ़ा दिया जाता है, यानी कि 1833। अब आगे आप देखेंगे तो 1833 का भी चार्टर एक्ट आएगा, उसको भी हम आप पढ़ेंगे, समझ आया। इसके अलावा एंड ऑफ ट्रेड मोनोपोली हुआ ये कि कंपनी की जो मोनोपोली थी ट्रेड के ऊपर, इंडिया के ऊपर, जो भी प्राइवेट जो ब्रिटिश ट्रेडर्स थे, जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, जो मर्चेंट्स थे, उनके दबाव में आने के बाद ये जो ट्रेड मोनोपोली है इंडिया में वो खत्म कर दी गई। यानी कि अब इंडिया में उनको अलाउ कर दिया गया कि आप जो है वो फ्रीली इंडिया में ट्रेड कर सकते हैं। पर यहाँ दो चीजें इंपॉर्टेंट है जो याद रखने जरूरी है और एग्जाम के लिए भी जरूरी है। कंपनी को अब भी दो चीजों में मोनोपोली प्राप्त थी, यानी कि दो चीजों के ऊपर अब भी ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली थी, है ना। और वो चीजें क्या है, वो दो चीजें हैं। पहला तो चाय पे जो ट्रेड था, ठीक है, चाय के साथ जो ट्रेड था वो केवल और केवल ईस्ट इंडिया कंपनी कर सकती थी, है ना। यानी कि चाय का जो व्यापार है इंडिया में वो केवल और केवल कौन सी कंपनी करेगी, वो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी। इसके अलावा चाइना के साथ जो व्यापार है वो भी केवल ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी, कोई और ब्रिटिश कंपनी चाइना के साथ व्यापार नहीं करेगी। तो ये दो चीजों के ऊपर मोनोपोली अभी भी बनी हुई थी, पहला चाय के ऊपर और दूसरा चाइना के ऊपर, ठीक है। अगला चलते हैं, और अगला जो है वो है सोवरेनिटी ऑफ ब्रिटिश क्राउन। इसके बाद होता ही है कि क्लियरली बोला जाता है इस जो एक्ट है उसमें, प्रोविजंस में, कि जो भी टेरिटरीज है इंडिया में जो कि कंपनी द्वारा कब्जा की गई हैं, वो सारी की सारी कंपनी, सारी की सारी टेरिटरीज पर जो कंपनी रूल कर रही है वो रूल कर रही है ऑन द बिहाफ ऑफ ब्रिटिश क्राउन, ठीक है। अभी तक जो था वो कंपनी की जमीन बोलते थे ये लोग, तो कंपनी की जमीन नहीं रह गई है,
ये बहुत क्लियर कर दिया गया इस एक्ट में कि भैया जो भी जमीन, जो भी चीजें, जो भी टेरिटरी यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी ली है, उसका पूरा-पूरा जो हक है वो ब्रिटिश क्राउन का है, ठीक है? और इससे हुआ क्या? इससे हुआ ये कि इसने पार्लियामेंट के कंट्रोल को और जो भी क्राउन था उसके कंट्रोल को और भी बढ़ा दिया इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, कंपनी के ऊपर, जो ये करना चाहते थे शुरू से, ठीक है? इसके अलावा कंपनीज़ टेरिटोरियल एंड पॉलिटिकल रूल रिकॉग्नाइज्ड, इससे होता क्या है देखो ध्यान से, 1813 के एक्ट में ये बोल दिया गया कि अभी जो कंपनी है ईस्ट इंडिया कंपनी, वो केवल और केवल एक ट्रेडिंग बॉडी नहीं रह गई है, ये एक पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है। यानी कि अब जो कंपनी है वो केवल और केवल ट्रेड पे ध्यान नहीं देगी बल्कि कुछ और चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी। कौन-कौन सी चीजें? तो लॉ एंड ऑर्डर को भी मेंटेन करना है आपको, रेवेन्यू कलेक्शन पे भी ध्यान देना है आपको और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस कि कहीं पे अन्याय ना हो, ठीक है? अब ये अन्याय पता नहीं किसके लिए कर रहे थे, हमारे लिए तो नहीं कर रहे थे क्योंकि हमारे साथ तो हो ही रहा था शुरू से ही। तो अन्याय ये पता नहीं कौन से अन्याय की बात कर रहे थे पर ये प्रोविज़न भी था उसमें। एक अंतिम प्रोविज़न जो क्रिश्चियन मिशनरीज़ और सोशल रिफॉर्मर वाला हमने टॉपिक पढ़ा था, जिसमें मिशनरीज़ और सोशल जो रिफॉर्मर्स हैं उन्होंने कहा कि वेस्टर्न एजुकेशन को बढ़ावा देना चाहिए। उसके लिए 1 लाख रुपए का ग्रांट दिया गया, है ना? कुछ लोग कहते हैं ये मिला भी नहीं है। थोड़ा-सा मुझे इसके ऊपर रिसर्च करना पड़ेगा पर 1 लाख रुपए इसमें 1813 में ये ग्रांट किए गए थे, 1 लाख रुपए। अब 1 लाख रुपए से मैंने जैसे आपकी बात कही ना कि 500-600 करोड़ उठा रहे हो मेरे यहाँ से 1 लाख रुपए दे दिया। किस चीज़ के लिए दिया गया 1 लाख रुपया? तो 1 लाख रुपया दिया गया प्रमोशन ऑफ लिटरेचर, है ना? लिटरेचर के प्रमोशन के लिए, इंडियन जो लर्निंग है उसके रिवाइवल के लिए और साइंस को बढ़ावा देने के लिए इंडिया में ये 1 लाख रुपए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के तरफ से इंडिया को दिए गए। ताली बजाइए। आया समझ में? चलिए, अगला जो है परमिशन टू क्रिश्चियन मिशनरीज़ को अलाउ कर दिया गया कि वो इंडिया में आए और इंडिया में आके सबसे पहले तो वो अपना जो रिलीजन है क्रिश्चियनिटी उसको उसको बढ़ावा दे सकते हैं। जो क्रिश्चियन स्कूल्स हैं उनको एस्टेब्लिश कर सकते हैं। इसके अलावा जो मोरल और सोशल रिफॉर्म है उनको भी प्रमोट कर सकते हैं। ठीक है? ये छोटे-छोटे पॉइंट हैं। इसके अलावा कंपनी के लिए बोल दिया गया कि अब आपको जो है वो 2 सेपरेट अकाउंट्स बनाने होंगे। जो आप व्यापार करते हैं उन पैसों के लिए आपको कमर्शियल एक्टिविटीज़ के लिए आपको एक अकाउंट बनाना होगा जिसमें आप पैसों का हिसाब जो है जो व्यापार करते हैं उसके पैसों का हिसाब होगा और दूसरा जो है क्योंकि आपको अब टेरिटोरियल पावर भी बना दिया गया है तो अब आप जो टेरिटरीज़ हैं उनसे जो रिवेन्यू होता है, जो ज़मीन है इंडिया की उससे जो रिवेन्यू होता है, जो टैक्स वैक्स मिलता है, उसका अलग से अकाउंट बनाएँगे। तो 2 चीज़ें उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से अलग कर दिया कि व्यापार वाला खाता अलग चलेगा और टेरिटोरियल जो भी चीज़ें इंडिया में ज़मीन वाली चीज़ें हैं, जो इंडिया से रिलेटेड अंदर की चीज़ें हैं, व्यापार को छोड़ के उनका खाता अलग चलेगा। जिसकी वजह से हुआ ये कि जो पैसों का घपला होता था, जो पैसों की धोखाधड़ी होती थी, वो चीज़ें सॉल्व होती दिखी और फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी आई। ठीक है? इसके अलावा जो है वो कंपनी के प्रॉफिट जो है उसका भी रेगुलेशन किया गया। पहले क्या होता था कि प्रॉफिट आता जा रहा है, लूटते जा रहे हैं, लूटते जा रहे हैं। पर अब होता ये है कि कंपनी के जो भी शेयर होल्डर्स हैं उनको एक फिक्स्ड डिविडेंड, है ना? प्रॉफिट का एक फिक्स्ड हिस्सा अश्योर किया गया। जो एक्सेस प्रॉफिट होगा, है ना? जो बचा हुआ जो एक्सेस प्रॉफिट होगा, जो ज़्यादा प्रॉफिट ये लोग कमाएँगे, वो 2 चीज़ों के लिए यूज़ किया जाएगा। पहला तो जो इंडिया में एडमिनिस्ट्रेशन करना है कंपनी को उसके लिए और दूसरा जो है वो पब्लिक वेलफेयर के लिए किया जाएगा। पब्लिक वेलफेयर ये कितना ही किया है इन्होंने, तो वो आपको दिखेगा, ठीक है? और ये 2 प्रोविज़न भी थे कि कंपनी के जो भी शेयर होल्डर्स हैं उनको एक फिक्स्ड प्रॉफिट दिया जाएगा कि इतना अगर इतना प्रॉफिट हुआ है तो इतना-इतना फिक्स हो गया, जो बचा है एक्स्ट्रा वो 2 चीज़ों के लिए यूज़ किया जाएगा, इंडिया में एडमिनिस्ट्रेशन के लिए और पब्लिक वेलफेयर के लिए। आया समझ में आपको? ओके। अब देखते हैं इस एक्ट का सिग्निफिकेंस क्या था? तो सबसे पहले तो जो कमर्शियल मोनोपोली थी ईस्ट इंडिया कंपनी की उसको खत्म कर दिया गया। तो इंडिया अब जो है वो एक फ्री मार्केट में ट्रांसफॉर्म हो गया है ब्रिटिश मैन्युफैक्चर्ड गुड्स के लिए क्योंकि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से जो चीजें बनी थी नई वो अब इंडिया में सस्ती चीजें आएंगी। ठीक है?
अगला जो है वो ट्रांजिशन हुआ है, जो कंपनी थी ट्रेडिंग कंपनी का, उसका एक रूलिंग पावर में, ठीक है, जैसा कि आपने पढ़ा। अब ये केवल और केवल ईस्ट इंडिया कंपनी एक कॉमर्शियल बॉडी नहीं है, अब ये एक टेरिटोरियल रूलर है जो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है इंडिया में। इसके अलावा ब्रिटिश क्राउन और जो पार्लियामेंट था उसका भी कंट्रोल इन्होंने बढ़ाया था कंपनी के ऊपर, है ना। अगला जो ये है कि बिगिनिंग ऑफ स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एजुकेशन, है ना। पहली बार लगा कि भैया ऐसा है कि अब जो है मॉडर्न एजुकेशन इंडिया में भी देना चाहिए हमको, और इसी के बाद में मकौले का, ठीक है, मकौले वगैरह का आता है प्रोविजन। पर आगे चलते हैं, एंट्री ऑफ क्रिश्चियन मिशनरीज। अगला जो है जो भी क्रिश्चियन मिशनरीज थे, जो भी क्रिश्चियनिटी को बढ़ावा देने वाले लोग थे, उनको भी अलाउ कर दिया गया था कि आप इंडिया में आइए, वेस्टर्न एजुकेशन के लिए, प्रिंटिंग के लिए, लिटरेचर के लिए, जो भी सोशल रिफॉर्म जो के जो आइडियाज हैं उनको बढ़ावा देने के लिए आप इंडिया में जा सकते हैं। पर इसका केवल फायदा नहीं, इसका नुकसान भी होता है। होता ये है कि जब अलग अलग धर्म, है ना, वैसे भी हमारे यहाँ बहुत धर्म कम नहीं है, मुस्लिम थे, ठीक है, कुछ गिने चुने क्रिश्चियन भी थे अलग से, है ना, सिख थे, बुद्धिस्ट थे, है ना, जैन थे, हिंदू थे। तो ऐसा नहीं है कि इन लोगों में तो अलग से धर्म धर्म खेल ही रहे थे, ये लोग लड़ ही रहे थे। अब एक नया आ गया, है ना। तो ये ब्रिटिश इंडिया कंपनी के, ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से जो आया और उन्होंने कन्वर्जन करना शुरू किया, इन्होंने प्रचार प्रसार करना शुरू किया, तो इससे होता ये है कि कल्चरल और रिलीजियस टेंशंस भी बढ़ते हैं, ठीक है। तो इनके आने से केवल फायदा नहीं, नुकसान भी। वो मॉडर्न एजुकेशन के साथ जिन्होंने क्रिश्चियनिटी को बढ़ावा देना चाहा, इससे जो रिलीजियस टेंशंस है और बढ़ी। इसके अलावा जो फ्री ट्रेड आइडियोलॉजी है, ठीक है, जो फ्री ट्रेड आइडियोलॉजी है उससे भी, उसका भी बढ़ावा मिला। इससे इससे क्या हुआ कि इंडिया जो है वो डायरेक्टली लिंक हो जाता है ग्लोबल कैपिटलिस्ट इकोनॉमी से अंडर द ब्रिटिश डोमिनेंस। इसके अलावा फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी आई, क्योंकि कंपनी कंपनी को सीधा सीधा बोला गया था कि भैया आप अपने कॉमर्शियल और जो टेरिटोरियल अकाउंट्स है वो अलग अलग बनाएंगे, पैसों जो व्यापार से आपको पैसे मिलते हैं उसका अलग से खाता चलेगा, और जो आपको जमीन इंडियन जो एडमिनिस्ट्रेशन है उससे जो पैसा मिलता है उसका अलग से अकाउंट चलेगा। इसके अलावा जो है वो है इंडियन इम्पैक्ट ऑन इंडियन सोसाइटी एंड इकोनॉमी। होता ये है कि ध्यान से सुनना, जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ उसकी वजह से जो फ्री ट्रेड का जो अलाउ किया गया बाकी जो ट्रेडर्स को, उससे होता ये है कि जो इंडियन आर्टिसंस हैं, जो या जो इंडियन इंडस्ट्रीज हैं, उनको बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, क्योंकि ब्रिटिशर्स क्या करते थे, सस्ते सामान लाके इंडिया से ही रॉ मटेरियल ले जाते थे, बाकी कॉलोनीज से रॉ मटेरियल ले जाते थे, उनका बनाते थे और उनको सस्ते दाम में इंडियन मार्केट्स में बेच देते थे। इससे होता ये कि इंडियन आर्टिसन जो कि हाथ से चीजें बनाते थे, अभी तक मशीनें नहीं थी, जो इंडस्ट्रीज थी जो मेहनत से बनाती थी, उनको पैसे ज्यादा खर्च करने पड़ते थे, तो उनका सामान भी महंगा होता था, ठीक है। इसके बदले जो ब्रिटिश गुड्स है उनको रॉ मटेरियल तो बाकी कॉलोनीज से मिल जाता था, और बाकी चीजें मशीन से बनी होती थी, तो बहुत ज्यादा कॉस्ट जो है उनका नहीं पड़ता था, और इसलिए जो चीजें यहाँ बन के आती थी हमारे मार्केट में वो सस्ती आती थी, और इन्हीं सस्ती चीजों की मिलने की वजह से इंडियन जो आर्टिसन है, जो इंडियन इंडस्ट्रीज है, उनको बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। जो ट्रेडिशनल इकोनॉमी है इंडिया की, जो ट्रेडिशनल इकोनॉमी है वो कमजोर होती गई, और आप इसी समय देखेंगे कि एक तरफ ब्रिटेन है जहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, और इस एक तरफ इंडिया है जहां पे इसी इंडस्ट्रियलाइजेशन, ब्रिटेन में हो रहे इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, ठीक है। तो उम्मीद है चार्टर एक्ट ऑफ 1813 आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपके कोई डाउट है तो वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, ठीक है। कोशिश करेंगे, पूरे तरीके से कोशिश करेंगे कि आपके डाउट्स को, हर डाउट्स को सॉल्व किया जाए। अगर वो टॉपिक अच्छा बड़ा हुआ, है ना, आप टॉपिक भी सजेस्ट कर सकते हैं मुझे, है ना, किस पे आपको वीडियो चाहिए। थैंक यू सो मच, ठीक है। इसी बी इन्फिनाइट के नाम से टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा आपको, वहां पे आप सर्च करेंगे तो ये पीडीएफ आपको मैं अभी अपलोड कर दूंगा वहां पे। इसके अलावा जो है इंस्टाग्राम पे भी इसी बी इन्फिनाइट के नाम से मैं आपको मिल जाऊंगा, वहां भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं चाहे तो, ठीक। और मन लगा के पढ़िए, बाकी धीरे धीरे हम और भी एक्ट्स जो है इसमें कवर कर देंगे, ठीक है। उम्मीद है आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, अच्छे से टॉपिक समझ में आया होगा।
अगर आपको समझ में आया, वीडियो तो आपको अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और भी बच्चों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना, सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, ताकि और भी वीडियोस आपको मिलती रहे। धन्यवाद।